मैंने 3 महीने तक इसे खेला। रोज बस छोटी मोटी चीजों से काम चलाया और बड़ी मुश्किल से एक अफ्रीकन स्टार ढूंढ पाया था। मैंने जब वो उससे वापस मांगा तो उसने साफ मना कर दिया। वो कहने लगी कि क्या बस इतनी सी बात के लिए मैं उससे अब बात भी नहीं करूंगा। उसने मुझसे ये भी कहा था कि बाबू, हम थोड़ी देर में मिलने वाले हैं, क्या मुझे किस मिलेगी, किस चाहिए उसे। ये लड़कियां बस मेरे गेम की स्पीड खराब करती हैं। मैंने उसे तुरंत ब्लॉक किया और अपने गेमिंग दोस्तों से कहा कि आ जाओ भाइयों, इस बार मैं पूरी ताकत से हमला करूंगा। उधर वो एयरपोर्ट पर परेशान होकर सोच रही थी कि हम कब मिल रहे हैं, और जब उसे पता चला कि मैं अभी भी ऑनलाइन गेम खेल रहा हूं तो उसने गुस्से में मुझे टाइप किया कि बाबू, ये सब क्या है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, क्या मैंने कुछ गलत किया जो तुम नाराज हो। पर मेरे दिमाग में तो बदला चल रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है। उसने खुश होकर कहा कि हाँ, बिल्कुल याद है, तब तुमने मुझे वो अफ्रीकन स्टार गिफ्ट किया था। ये सुनते ही मेरा खून खौल गया। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। तुमने माइक पर कहा था कि तुमने वो पहली बार देखा है। तुमने गिड़गिड़ाकर मुझसे बस एक बार देखने के लिए मांगा था, और जब मैंने तुम्हें दिखाया तो तुमने उसे हड़प लिया। क्या तुम इसे गिफ्ट कहती हो। उसने बस इतना कहा कि ओहो, मुझे लगा वो मेरे लिए था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा था, पर मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं था। मैंने फिर चिल्लाकर कहा कि मैंने 3 महीने तक इसे खेला, रोज बस छोटी मोटी चीजों से काम चलाया और बड़ी मुश्किल से एक अफ्रीकन स्टार ढूंढ पाया था जिसे तुमने हड़प लिया। वो फिर वहीं रोने लगी कि क्या बस इतनी सी बात के लिए मैं उससे बात नहीं करूंगा। मैंने साफ कह दिया कि हाँ, बिल्कुल इसी बात के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में जोड़ा ही इसलिए था ताकि इस सही मौके पर तुमसे बदला ले सकूं। तुमने मेरा अफ्रीकन स्टार नहीं लौटाया था ना। अब पता चला कि दुनिया कितनी बेरहम है। खैर, अगला दिन हुआ और मैं थका हारा ऑफिस पहुंचा। मैंने देखा सब लोग छुप छुप कर बातें कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि सब किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे सहकर्मी ने बताया कि बॉस ने अपनी बेटी को हमारे ऑफिस का नया इंचार्ज बनाया है। वो पहले बाहर रहती थी और आज उसका पहला दिन है। मैंने थके हुए कहा कि उफ, जो भी हो, हम जैसे छोटे कर्मचारियों पर क्या फर्क पड़ेगा। मेरे दोस्त ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, वहां आराम से काम करना और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तभी कंप्यूटर स्क्रीन देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि बहुत साल हो गए उससे मिले। वैसे लेंग फेंग की बड़ी बहन अब कैसी दिखती होगी। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो भी, मुझे चुपचाप अपना काम करना चाहिए। शाम के 5 बजते ही मैं निकलने वाला था कि तभी सहकर्मी लड़की फाइल लेकर आई और बोली कि अभी अभी नए बॉस का मैसेज आया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी टीम का प्रपोजल अधूरा है और तुम्हें इसे फिर से ठीक करना होगा। मैं चौंक गया और बोला कि पर मैं ही क्यों। उसने कहा कि ये नए बॉस का सीधा आदेश है, उन्होंने खास तौर पर तुम्हें ओवरटाइम करने को कहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि पहले ही दिन कोई ऐसे ओवरटाइम कराता है क्या। ये नई बॉस पक्का कोई चिड़चिड़ी उम्रदराज औरत होगी जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जो बस अपने कर्मचारियों को परेशान करके मजे लेती है। तभी मैंने सहकर्मी लड़की को अजीब हरकत करते देखा तो पूछा कि क्या हुआ, सर्दी लग गई क्या। पर तभी पीछे से एक आवाज आई कि वो चिड़चिड़ी और उम्रदराज औरत जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, क्या वो मैं हूं। मैंने पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने घबरा कर कहा कि बॉस, आप यहाँ कैसे। उसने सख्त लहजे में कहा कि ऑफिस में मुझे मेरे पद से बुलाओ। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर मक्खन लगाया कि जी बिल्कुल मैम, मैं आपके बारे में भला ऐसा क्यों कहूंगा, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर मेरे पास आपकी तस्वीर होती तो मैं उसे अपने कमरे में लगा लेता। उसने मुझसे पूछा कि अच्छा, तो तुम अभी किसके बारे में बोल रहे थे। मैंने बहाना बनाया कि मैं तो गेम के एक दोस्त की बात कर रहा था जो हमेशा मुफ्त की चीजें चाहता है और मुझसे मिलने की जिद कर रहा था। बिल्कुल लालची इंसान है, देखते ही पता चल जाता है कि उसे बस ध्यान चाहिए। मेरी बात सुनकर बॉस ने गुस्से में कहा कि आज मुझे 5 नए प्रपोजल लिख कर दो, जब तक खत्म न हो घर मत जाना, मैं यहीं बैठकर देख रही हूँ। उनके जाने के बाद मैंने हैरान होकर पूछा कि मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। तो सहकर्मी लड़की बोली कि मुझे क्या पता। खैर, रात को आखिरकार मेरा काम खत्म हो गया और मैंने जाकर कहा कि वो मैम, प्रपोजल तैयार हैं, क्या अब मैं जा सकता हूँ। बॉस खड़ी हुई और बोली कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैंने कहा ठीक है मैम। गाड़ी चलाते हुए मैंने उनसे पूछा कि वैसे मैम, आप कहाँ रहती हैं, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। वो बोली कि मैं कल ही यहाँ आई हूँ, इसलिए रहने की जगह अभी तय नहीं है, तुम मुझे ऑफिस के पास वाले किसी होटल में छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है। होटल पहुंचकर उन्होंने काउंटर पर कहा कि नमस्ते, मुझे एक कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने हम दोनों को देखकर पूछा कि क्या आप दोनों को कपल स्वीट चाहिए। वैसे हमारे यहाँ के सारे कपल स्वीट अभी बुक हो चुके हैं। बॉस ने तुरंत शर्माकर मना किया कि नहीं, सिर्फ मेरे लिए चाहिए, एक नॉर्मल कमरा भी चलेगा। पर रिसेप्शनिस्ट बोली कि आई एम सॉरी मैम, अभी नॉर्मल कमरे भी पूरी तरह से फुल हैं। मुझे गुस्सा आ गया और मैं चिल्लाया कि क्या मुसीबत है, जब कमरे खाली नहीं थे तो इतनी देर से बकवास क्यों कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे सच में माफ कर दीजिए, पर अभी कोई भी कमरा खाली नहीं है। अब जब कहीं जगह नहीं थी तो मैंने झिझकते हुए ऑफर दिया कि मैम, जब कहीं जगह नहीं है तो क्या आज रात आप मेरे यहाँ रुकना चाहेंगी। वो तुरंत मान गई और बोली कि ठीक है। मैं तो हैरान रह गया। वो आगे बढ़ी और बोली कि अब वहां खड़े होकर क्या सोच रहे हो, चलो। मैं उनके पीछे भागा कि ओह ओह आया मैम। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए मैंने माहौल हल्का करने के लिए पूछा कि वैसे मैम, मुझे लगता है कि आप भी वही गेम खेलती हैं, क्या हम गेम में फ्रेंड बन सकते हैं, कभी साथ में खेलेंगे। उन्होंने तिरछी नजरों से मुझे देखा और पूछा कि क्या तुम सच में मुझे ऐड करना चाहते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप इतनी हड़बड़ी में आई कि रहने की जगह भी नहीं ढूंढी, आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं पहले ही आपके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ देता। इस पर वो उदास होकर बोली कि उफ, क्या बताऊं, एक धोखेबाज के चक्कर में पड़ गई। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पहुंची वो गायब हो गया। अब मेरा उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, इसलिए होटल जाना पड़ा।
ये सुनकर मैंने गुस्से का नाटक किया कि वो तो सच में बहुत बड़ा धोखेबाज है। उसने मेरी बॉस को धोखा दिया। मुझे उसका नाम बताइए जरा। बॉस ने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम क्या करोगे। मैंने पूरे जोश में कहा कि अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसे बहुत बुरी तरह पीटूंगा, उसे नानी याद दिला दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बॉस को परेशान करे, मैं उसे कतई नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुराई और बोली कि काश ऐसा ही हो। फिर मैंने धीरे से पूछा कि मैम, क्या वो बॉयफ्रेंड आपको ऑनलाइन मिला था। उन्होंने कहा कि हूँ, हम गेम के जरिए मिले थे और 6 महीने से बात कर रहे थे। मैंने पूछा कि क्या वो भी इसी गेम का था, तो वो बोली कि हाँ, और उसने मुझे एक अफ्रीकन स्टार भी गिफ्ट किया था। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैंने जोर से ब्रेक मारा। मैंने खुद को संभाल कर कहा कि वो अफ्रीकन स्टार तो वाकई बहुत कीमती चीज है। तो आप लोग काफी समय से साथ थे। इस पर वो मुझे घूरते हुए बोली कि तुम इतना सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, बॉस की पर्सनल लाइफ में इतनी दिलचस्पी। मैंने बात टाली कि नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि वो धोखेबाज कौन हो सकता है। तब उन्होंने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं डर गया कि इसका क्या मतलब है, मुझे जल्द कैसे पता चलेगा। खैर, हम मेरे घर पहुंचे और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम घर पर हमेशा गेम खेलते रहते हो। मैंने झेंपते हुए कहा कि कभी कभार खेल लेता हूँ, थोड़ा बिखरा हुआ है, बुरा मत मानिएगा। फिर मैंने कहा कि मैम आप बैठिए, मैं आपके लिए बगल वाला कमरा साफ कर देता हूँ। वो बोली हूँ, पर कमरे में चादर बिछाते हुए मुझे शक हुआ और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक बार चेक करना ही पड़ेगा। मैंने दबे पांव आकर कंप्यूटर पर गेम लॉगिन किया और देखा कि अरे, मेरी वो गेम वाली फ्रेंड तो ऑनलाइन है। मैं राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराया कि मैं भी न खामख्वाह खुद को डरा रहा था। तभी अचानक बॉस मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और बोली कि सब साफ हो गया क्या। मैं डर कर उछल पड़ा और कीबोर्ड छुपाते हुए बोला कि हाँ, सब ठीक है मैम, आप आराम कर सकती हैं, कल मैं घर ढूंढने में मदद करूंगा। उन्होंने मेरी स्क्रीन की तरफ देखा और पूछा कि हूँ, वैसे तुम अभी क्या देख रहे थे। मैंने झूठ बोला कि कुछ नहीं मैम, बस इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था। वो पास आई और बोली कि सच में, मुझे तो लगा तुम्हारी स्क्रीन पर अभी कोई गेम खुला हुआ था। मैंने दोनों हाथ हिलाकर मना किया कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप अभी तक सोई नहीं। वो बोली कि हूँ, नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने मुस्कुराकर ऑफर दिया कि तो मैम, क्या मैं भी आपके साथ गेम में शामिल हो जाऊं, हम साथ खेलेंगे। उन्होंने गेम रोका और मेरी तरफ गंभीरता से देखकर पूछा कि क्या तुम सच में मेरे साथ खेलना चाहते हो। मैंने खुश होकर कहा कि बिल्कुल मैम, आपके साथ गेम खेलना तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी आईडी क्या है। मैं सोच में पड़ गया कि बाप रे, अगर ये वही निकली तो। मुझे अपनी असली आईडी नहीं, छोटी आईडी देनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी फेक आईडी बताई कि मेरी आईडी है हाजी फेंग का बदला। ये सुनते ही वो चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर खुद को संभाल कर कीबोर्ड पर टाइप किया और बोली कि ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, जाओ और एक्सेप्ट करो। मैं खुश होकर अपने कमरे की तरफ भागा कि ओह ओह अच्छा, मैं अभी अपना कंप्यूटर ऑन करता हूँ। अरे यार, मैंने जैसे ही गेम खोला मेरे होश उड़ गए। ओह तेरी, ये तो सच में वही है। तभी बॉस ने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो तुम। मैंने घबराकर झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं मैम, बस आपकी ये गेम आईडी काफी अच्छी लग रही है। वो बोली कि अच्छा, ये तो मेरा छोटा अकाउंट है, मैं बड़े अकाउंट पर ज्यादा नहीं आती। ये सुनते ही मेरे तो तोते उड़ गए। ओ भाई, इसका मतलब इनका कोई बड़ा अकाउंट भी है। मैंने धीरे से पूछा कि वैसे मैम, आपकी बड़ी आईडी का क्या नाम है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं बताऊंगी, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं मैच शुरू करने वाली हूँ। मैंने जैसे ही हेडफोन लगाया, मेरे दिमाग में बातें घूमने लगीं कि अगर ये सच में वही है तो इन्होंने आज जिस धोखेबाज के बारे में बताया वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। इन्होंने यह भी कहा था कि मुझे बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। तो क्या इन्हें पहले से ही सब मालूम है। नहीं, मेरा वो पुराना अकाउंट और ये वाला अकाउंट बिल्कुल अलग हैं, ये दोनों को आपस में कभी नहीं जोड़ पाएंगी। हाँ, ऐसा ही होगा। तभी बॉस अचानक चिल्लाई कि क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा ध्यान से नहीं खेल सकते। मैंने हड़बड़ाकर कहा कि ओह ओह अच्छा जी मैम। अगला दिन हुआ और मैं सोकर उठा। आंखें मलते हुए जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने देखा कि बॉस डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं। मैंने चौंक कर पूछा कि मैम, ये नाश्ता आपने बनाया है। वो बोली कि नहीं, नीचे दुकान से खरीदा है, तुम्हारे लिए भी ले आई। मैंने खुश होकर कहा कि थैंक यू मैम, और मैं मजे से बंस खाने लगा। तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम रोज बस ये इंस्टेंट नूडल्स ही खाते हो क्या। मैं चौंक गया और मुंह में बंस दबाए पूछा कि आपको कैसे पता। वो बोली कि कचरे के डिब्बे में 3 खाली पैकेट्स पड़े हैं, मैं कोई अंधी नहीं हूं। मैं चुपचाप नाश्ता करने लगा। फिर हम दोनों कार से ऑफिस के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कि कल तुम कह रहे थे कि तुम बहुत बड़े हैंडसम स्टार हो। मैंने झेंपते हुए कहा कि वो तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था मैम, आप सीरियस मत होइए। वो हंसते हुए बोली कि हाँ, लग भी नहीं रहा, कोई हैंडसम लड़का रोज नूडल्स खाकर गंजा नहीं होता। मैंने चिढ़कर कहा कि मैं गंजा नहीं हूं। वो बोली कि बस होने ही वाले हो। ऑफिस पहुंचकर मीटिंग शुरू हुई। बॉस ने प्रपोजल्स देखना शुरू किया। उन्होंने एक फाइल फेंक कर कहा कि ये नहीं चलेगा, दोबारा करो। फिर दूसरी फाइल देखी और बोली कि ये बहुत पुराना तरीका है, दोबारा करो। तीसरी फाइल देखते ही चिढ़कर बोली कि ये फॉन्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, दोबारा करो। उन्होंने पूरी टीम को घूरते हुए पूछा कि अभी जो मैंने प्रपोजल्स देखे वो किसने बनाए थे। हमारे सीनियर ने खड़े होकर कहा कि मैम, ये सारे प्रपोजल्स अकेले इसी ने तैयार किए हैं। बॉस ने मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा कि आज ऑफिस खत्म होने से पहले मुझे 5 अलग अलग स्टाइल के नए प्रपोजल्स चाहिए। उनके तेवर देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। वो खड़ी हुई और बोली कि आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है, सब लोग काम पर लगो। उनके जाते ही सहकर्मी लड़की हंसते हुए मेरे पास आई और बोली कि लगता है तुमने पिछली बार बॉस के बारे में जो बातें कही थीं वो उन्हें अच्छे से याद है। मैं थक कर डेस्क पर सिर रखकर बुदबुदाया कि किसे पता था कि वो इतनी बड़ी बदला लेने वाली औरत निकलेगी। फिर मैं चुपचाप कंप्यूटर पर काम करने लगा। तभी फोन पर एक कॉल आई।
मैंने देखा कि बॉस के भाई का फोन था। मैंने कॉल उठाया तो वो बोला कि भाई, सुना है मेरी बहन तुम्हारे ऑफिस आई है। मैंने कहा कि हाँ, वो बिल्कुल मेरे बगल वाले केबिन में बैठी है। वो हंसते हुए बोला कि फिर तो तुम भगवान भरोसे ही हो भाई। वो बचपन में एक गुड़िया के खोने पर 6 महीने तक बदला लेती रही थी। और हाँ, एक और बात है, मेरी बहन को हाल ही में किसी ऑनलाइन दोस्त ने धोखा दिया है, जिससे उसका मूड बहुत खराब है। तुम उसके पंगे मत लेना। मैंने घबराकर पूछा कि कैसा ऑनलाइन दोस्त। उसने बताया कि अरे, इंटरनेट पर कोई बॉयफ्रेंड बना था। मिलने का वादा करके उसने मेरी बहन को ब्लॉक कर दिया। वो बेचारी इतनी दूर उससे मिलने आई और यहाँ आकर पता चला कि वो कट गया। उस रात वो एयरपोर्ट के पास वाले कैफे में बैठकर पूरी रात रोती रही। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि तुम्हें तुम्हें ये सब कैसे पता। उसने कहा कि उसकी सहेली ने मुझे बताया था कि वो उस रात बहुत रोई थी। मैंने अपनी बहन को आज तक कभी रोते हुए नहीं देखा। तुम नहीं जानते वो कितनी स्ट्रांग है। वो लड़का तो साला कचरा है। मुझे बस एक बार उसका पता चल जाए, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। वैसे तुम भी तो वही गेम खेलते हो ना, जरा ढूंढना। उस साले की आईडी का नाम पुबा पावदाओजई है। मिले तो मेरी तरफ से 2-4 गालियां सुना देना। मैंने कांपते हुए कहा ठीक है। फोन रखते ही मैं अपनी कुर्सी पर पीछे गिरा। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मन में अब तो मैं गया। अगर बॉस को पता चल गया कि वो ऑनलाइन बॉयफ्रेंड मैं ही हूं, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। वो तो मेरी खाल उधेड़ देंगी। मैंने खुद को संभाला कि शांत रह, अब ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। शाम को मैं फाइलें लेकर उनके केबिन की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थीं। उन्होंने बिना देखे कहा कि फाइल टेबल पर रख दो। मैंने फाइल रखते हुए कहा कि जी मैम, प्रपोजल तैयार है। मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा कि जरा रुको। मैं पलटा और डरते हुए मुस्कुराया कि जी मैम, और कोई हुक्म। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा कि कल तुम कह रहे थे कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि मुझे धोखा देने वाला वो लड़का कौन है तो तुम क्या करोगे। मेरी घिघी बंध गई। मैंने अटकते हुए कहा कि उसे उसे पीटूंगा मैम, उसे मजा चखा दूंगा। वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आईं और रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराकर बोली कि अच्छा, पर क्या होगा अगर वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। मेरा गला सूख गया। मैंने हंसने की कोशिश की कि मैम, आप भी क्या कह रही हैं। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैंने कहा अगर वो धोखेबाज कोई और नहीं, तुम ही हो तो। मैंने अपना सिर खुजलाते हुए कहा कि मैम, आप मजाक मत कीजिए। मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूं। वो मुस्कुराई और कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा करके बोली कि अच्छा, तो फिर मुझे ये समझाओ कि तुम्हारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर शैलुओ वूशेंग नाम के फ्रेंड की चैट हिस्ट्री का फोल्डर क्या कर रहा है। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मन में ओह तेरी, इसने मेरे कंप्यूटर को कब हैक कर लिया। मुझे पहले ही सारा डेटा डिलीट कर देना चाहिए था। वो आराम से मेरी कुर्सी पर बैठ गईं। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम थी। वो मुस्कुराते हुए बोली कि अब दो अपनी सफाई। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि वो मैम, आप मेरी बात सुनिए। वो गुस्से में बोली कि कहो। मैंने डरते हुए कहा कि इस सब की शुरुआत आपकी तरफ से हुई थी। आपने ही तो गेम में मेरा वो अफ्रीकन स्टार चुराया था। उन्होंने अपने बाल पीछे किए और आंखों से घूरते हुए पूछा कि और फिर। मैंने अपनी आंखें बंद की और सच उगल दिया कि फिर मैंने आपसे बदला लेने के लिए आपको फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया, आपसे प्यार का नाटक किया, मिलने का बहाना बनाया, और ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि जब आप सबसे ज्यादा खुश हों तो मैं आपको ब्लॉक करके वो दर्द दे सकूं जो मुझे हुआ था। ये सुनकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर कहा कि पर मैम, मुझे कसम से नहीं मालूम था कि वो लड़की आप ही थीं, और मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इस बात पर रो पड़ेंगी। वो गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर खड़ी हुई और चिल्लाईं कि किसने कहा कि मैं रोई थी। मैं डरकर पीछे हटा और धीरे से बोला कि वो लेंगे फेंग ने बताया था। उन्होंने गुस्से में अपने दांत भींचे और मुक्का मारकर कहा कि उस बड़े मुंह वाले को तो मैं देखूंगी। मैं तुरंत 90 डिग्री झुक गया और गिड़गिड़ाने लगा कि मैम, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे आपके इमोशंस के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था कि वो कोई अनजान लड़की है। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि वो आप हैं तो मैं सपने में भी ऐसा नहीं करता। उन्होंने चश्मा ठीक किया और साफ कहा कि बहुत हुआ, अब तुम बाहर जाओ। मैंने सहम कर कहा मैम, तो वो चिल्लाकर बोली कि मैंने कहा बाहर जाओ। मैं चुपचाप सिर झुकाकर केबिन से बाहर आ गया। जैसे ही मैं अपनी डेस्क पर बैठा, बॉस के भाई का फिर से कॉल आया। उसने पूछा कि भाई, सुना है मेरी बहन ऑफिस में किसी पर चिल्ला रही थी। वो कौन है, कहीं तुम तो नहीं। मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा कि भाई, मैं तो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा शांत होकर सुनो। उसने कहा कि हाँ बोलो। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि असल में वो पुबा पावदाओजई मैं ही हूं। ये सुनते ही फोन के दूसरी तरफ से वो पागलों की तरह चिल्लाया कि ओह तेरी, मैं तेरी जान ले लूंगा साले। पूरा ऑफिस मेरी तरफ देखने लगा। मैं अपनी सीट पर डर के मारे दुबक गया। मैंने फोन पर रोते हुए कहा कि भाई, मेरी बात तो सुनो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। उधर से वो चिल्लाता रहा कि मैं अभी ऑफिस आ रहा हूं और तेरी टांगें तोड़ दूंगा, और उसने फोन काट दिया। मेरा फोन हाथ से छूट गया। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मन में अब तो मेरा ये दोस्त भी गया। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और वो गुस्से में 2 गार्ड्स को लेकर अंदर आया। उसने पूरे ऑफिस में मुझे ढूंढा और गुस्से में चिल्लाया कि ये शैन। वो मेरे पास आया और दहाड़ा कि तुम बाहर निकलो अभी। तभी केबिन का दरवाजा खुला और बॉस बाहर आई। उन्होंने गुस्से में पूछा कि ये क्या बकवास है। उनका भाई बोला कि दीदी, आप बीच में मत आइए, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मजा चखा कर रहूंगा। बॉस ने उसे घूरते हुए पूछा कि वजह। वो बोला कि वजह, दीदी, आपको गेम में धोखा देने वाला साला यही है। ऐसे नीच इंसान को तो अभी सबक सिखाना चाहिए। मैं अपनी डेस्क पर डर के मारे टाइप करने का नाटक करने लगा। बॉस ने गुस्से में अपने भाई की तरफ देखा और चिल्लाई कि तुम अपना मुंह बंद करो। फिर पूरे ऑफिस की तरफ देखकर बोली कि सब लोग क्या देख रहे हैं, अपने काम पर वापस जाओ।
उन्होंने अपने भाई का हाथ पकड़ा और केबिन की तरफ खींचते हुए कहा कि अंदर चलो। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली कि और तुम भी अंदर आओ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मन में अब तो मैं सच में गया, बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। मैं डरते डरते केबिन के अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। बॉस ने हाथ बांधकर अपने भाई से कहा कि इस मामले को मैं खुद देखूंगी, तुम इसमें बीच में मत पड़ो। उनका भाई गुस्से में बोला कि दीदी, आप इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हैं। बॉस ने अपनी आंखें बड़ी की और सख्त आवाज में कहा कि मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगी। उनका भाई मेरे पास आया। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे और मुझे धमकी देते हुए कहा कि अगर तूने मेरी दीदी को दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुझे इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। याद रखना। मैंने घबराकर हाथ जोड़े कि नहीं भाई, अब ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो गुस्से में दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। मैंने डरते हुए कहा कि वो, मैम, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा कि कुछ भी करोगे। मैंने आंखें बंद की और हिम्मत जुटाकर कहा कि हाँ मैम, कुछ भी। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी और मुस्कुराते हुए बोली कि तो ठीक है, आज से तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर हो, रोज मुझे ऑफिस लाओगे और घर छोड़ोगे। मैंने कहा ठीक है। वो आगे बोली कि और रोज दोपहर को मेरे लिए लंच लेकर आओगे, और हाँ, रोज खाना अलग होना चाहिए, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे करीब आईं और हाथ बांधकर बोली कि और हर रात तुम मेरे साथ गेम खेलोगे जब तक मैं ऑनलाइन हूं। तुम गेम बंद नहीं कर सकते, समझे। मैंने कहा ठीक है। वो फिर एक शातिर मुस्कान के साथ बोली कि और सबसे जरूरी बात, तुम्हें मुझे गेम के अंदर पूरे 1000 अफ्रीकन स्टार गिफ्ट करने होंगे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने हकलाते हुए कहा कि 1000? फिर कड़क आवाज में पूछने लगी, ये काम तुमसे क्यों नहीं हो सकता। नौकरी प्यारी थी, इसलिए मैंने भी तुरंत कहा, हो जाएगा बॉस, मैं करके दिखाऊंगा। काम का वादा तो कर लिया, लेकिन उसकी खातिरदारी में मुझे सुबह से ही लगना पड़ता था। अगली सुबह मैं एक स्ट्रीट स्टॉल पर गया और गर्मा गर्म बाउजी पैक करवा रहा था। वहां की आंटी मुझे रोज देखती थी, इसलिए हंसकर बोली, फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट ले जा रहे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं आंटी, ये तो मेरी बॉस के लिए है। ब्रेकफास्ट लेकर मैं सीधे उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर बाउजी पर गई और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आज ब्रेकफास्ट में बाउजी? उसने पूछा। मैंने कहा, जी बॉस, पिछली बार आपने कहा था कि आपको ये पसंद है। इसके बाद हम ऑफिस के लिए निकल गए। मैं गाड़ी चला रहा था और वो पीछे आराम से बैठी थी। ऑफिस पहुंचते ही मेरा काम शुरू हो गया, कभी फ्रूट प्लेटर लगाना, कभी पानी रखना। तभी मेरा चश्मे वाला कॉलीग पास आया और बोला, ये चैन, क्या तुम सच में बॉस लैंग के पर्सनल असिस्टेंट बन गए हो। मैंने थके हुए अंदाज में कहा, लगभग ऐसा ही समझ लो। वह हंसते हुए बोला, तो सैलरी भी बढ़ गई होगी। मैंने सिर हिलाया, उल्टा कम हो गई है। वह हैरान रह गया। अगले दिन बॉस लैंग मुझे शॉपिंग के लिए मॉल ले गई। वह आगे आगे चल रही थी और मैं सारे शॉपिंग बैग्स उठाए उसके पीछे था। कुछ देर बाद मैंने पूछा, बॉस लैंग, क्या आपको प्यास लगी है? मैं मिल्क टी लेकर आता हूं। उसने हल्के से सिर हिला दिया। मैं मिल्क टी लेने लाइन में लग गया। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर देखा तो सामने मेरी कॉलेज क्रश लिन शाओ खड़ी थी। वह मुस्कुराकर बोली, चैन, कितना बड़ा इत्तेफाक है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, लिन शाओ, बहुत दिनों बाद मिले। थोड़ी बातचीत के बाद उसने पूछा, सुना है तुम गू कॉर्पोरेशन में काम करते हो। मैंने कहा, हाँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ये सुनते ही वह बोली, तो क्या तुम्हारी बॉस लैंग से अच्छी जान पहचान है? क्या तुम मेरी रिकमेंडेशन कर सकते हो? मैं उनके अंडर किसी प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हूँ। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी बॉस लैंग वहां आ गई। उसने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया और लिन शाओ की तरफ देखा, फिर बोली, ये मेरा आदमी है, अगर इससे कोई काम है तो पहले मुझसे बात करो। लिन शाओ तुरंत घबरा गई। बॉस लैंग, नमस्ते। लेकिन बॉस लैंग ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरा हाथ पकड़कर वहां से ले गई। रास्ते भर हम दोनों चुप रहे। मेरे हाथ में शॉपिंग बैग्स और मिल्क टी थी। मैंने पूछा, बॉस लैंग, आप अचानक वहां कैसे आ गईं? उसने कहा, मैं 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कहीं तुम गायब तो नहीं हो गए। मैंने हंसते हुए कहा, बस लाइन लंबी थी। वैसे क्या आप मुझसे नाराज हैं? उसने तुरंत कहा, नहीं। मैंने समझाने की कोशिश की, वो दरअसल मैं और लिन शाओ। लेकिन उसने बात काट दी। मैंने कहा ना, मैं नाराज नहीं हूं। उसके जवाब से साफ लग रहा था कि वह कुछ छिपा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतनी परेशानी क्यों हो रही थी। ऑफिस के कैबिन में पहुंचते ही उसने अपना असली रंग दिखाया। मैंने कहा, बॉस लैंग, मिल्क टी ठंडी हो गई है। वह बोली, मुझे पता है। मैंने कहा, तो मैं आपके लिए दूसरा कप ले आता हूं। वह अचानक आगे झुकी और बोली, कोई जरूरत नहीं, पहले यह बताओ कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर सच बता दिया। वह मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासमेट थी। कॉलेज में मैं उसे पसंद करता था, लेकिन बाद में हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया। आज बस अचानक मुलाकात हो गई थी। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। आगे से तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर हो, मेरे पर्सनल डिलीवरी बॉय हो, और तुम्हारे पास दूसरों के कामों के लिए समय नहीं है। मैंने कहा, लेकिन बॉस। उसने तुरंत बात काट दी, कोई लेकिन नहीं, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं देखना चाहती। फिर उसने फाइल्स उठाई और कहा, और आज से तुम्हें मेरे लिए लंच लाने की जरूरत नहीं है। अब से मैं रोज तुम्हारे साथ लंच करने जाऊंगी। यह सुनकर मैं चुप रह गया। अब लंच ब्रेक भी उसके साथ ही बिताना था। अगले दिन ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग था। जब वह कॉरिडोर से गुजरी तो एक कॉलीग ने उसे विश किया। बॉस लैंग ने मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। फिर वह सबके सामने आई और बोली, पिछले कुछ दिनों से आप सबने बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूं। वर्क खत्म होने के बाद एचआर ऑफिस से अपना गिफ्ट ले लेना। सभी एम्प्लॉयज खुश हो गए। तभी वही कॉलीग मेरे पास आई और धीरे से बोली, चैन,
क्या बॉस लैंग को किसी से प्यार हो गया है? आजकल वो बहुत खुश दिखती हैं। मैंने कहा, वह खुश इसलिए हैं क्योंकि मुझसे पहले से ज्यादा काम करवाती हैं। लेकिन उसने सिर हिलाया। नहीं, मैंने नोटिस किया है। मीटिंग्स में वह बार बार तुम्हारी तरफ देखती रहती हैं। मैंने कहा, तुमने गलत देखा होगा। लेकिन वह पूरे विश्वास से बोली, मुझे लगता है बॉस लैंग के मन में तुम्हारे लिए कुछ जरूर है। मैंने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उसी रात मुझे एक बड़ा सच पता चलने वाला था। मैं घर पर गेमिंग हेडफोन्स लगाकर ऑनलाइन गेम खेल रहा था। अब मुझे पता चल चुका था कि गेम में जिस लड़की से मैं बात करता था वह कोई और नहीं बल्कि बॉस लैंग थी। मैंने गंभीर आवाज में पूछा, तुमने फेक आईडी बनाकर मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया था? मैं तुमसे जवाब चाहता हूं। कुछ पल खामोशी रही। फिर उसकी आवाज आई, तो तुम्हारे लिए वो सारी बातें झूठ थीं? तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मुझे गले लगाना चाहते हो, मेरा ख्याल रखना चाहते हो। क्या वो सब सिर्फ नाटक था? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या जवाब दूं। उसने पूछा, तो एक बात बताओ, अब तुम्हारी नजर में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं? मैंने कहा, बॉस लैंग। उसने तुरंत टोका, मुझे लैंग लैंग कहो। मैंने गहरी सांस ली। लैंग लैंग। शुरुआत में मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। मैं तुम्हारे मैसेजेस का इंतजार करने लगा, तुम्हारे ऑनलाइन आने का इंतजार करता था। और जब तुमने कहा कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो तो मैं बहुत नर्वस था। मैंने नए कपड़े खरीदे थे और पूरा घर साफ किया था। उसने पूछा, तो फिर तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? मैंने कहा, क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा था कि मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी रही। फिर उसने धीरे से पूछा, और अब क्या अब भी तुम्हें डर लगता है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो पहले से भी ज्यादा। वह हंस पड़ी। किस बात का डर? मैंने तुरंत कहा, तो बॉस लैंग, क्या अब मुझे गेम में इतने सारे टास्क ढूंढने से छुटकारा मिल सकता है? उसकी आवाज तुरंत बदल गई। बिल्कुल नहीं, एक भी टास्क कम नहीं होगा। ये तुम्हारी तरफ से मेरे नुकसान की भरपाई है। उस पल मुझे समझ आ गया कि चाहे गेम हो या ऑफिस, बॉस लैंग हमेशा बॉस ही रहने वाली थी। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही बॉस लैंग ने मुझे एक नया काम दे दिया। उसने कहा, कंपनी के पास मेरे लिए एक अच्छा फ्लैट ढूंढो। रोज रोज होटल में रहना ठीक नहीं है। मैंने पूछा, कोई खास रिक्वायरमेंट? वो बोली, 2 बेडरूम, एक हॉल, पूरी तरह फर्निश्ड और कंपनी के बिल्कुल पास। मैं अपनी डेस्क पर लौट आया और फ्लैट्स ढूंढने लगा। काफी देर सर्च करने के बाद मुझे एक अच्छा फ्लैट मिल गया। मैं तुरंत उसके कैबिन में गया। उस समय वो अपनी सेक्रेटरी से बात कर रही थी। मुझे देखकर उसने कहा, क्या बात है? मैंने जवाब दिया, बॉस लैंग, फ्लैट मिल गया है। अगर आप चाहें तो अभी जाकर देख सकते हैं। वो खड़ी हो गई। ठीक है, चलते हैं। हम दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए। जाते समय उसकी सेक्रेटरी हमें देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद हम फ्लैट पर पहुंच गए। मैंने चारों तरफ देखते हुए पूछा, बॉस लैंग, आपको कैसा लगा? उसने पूरे फ्लैट को ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, इसे फाइनल कर दो। उसकी बात सुनकर मुझे राहत मिली। मैंने कहा, अच्छा, तो रेंट का भुगतान आप कब करेंगी? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, भुगतान मैं क्यों करूंगी? मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने आराम से आगे कहा, यह तुम्हारी सजा है। इस फ्लैट का पूरे 1 साल का रेंट तुम भरोगे। कुछ सेकंड तक मैं उसे देखता रह गया, फिर तुरंत बोला, बॉस लैंग, मजाक मत कीजिए। इतना रेंट मैं कैसे भर सकता हूं? लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह बिल्कुल गंभीर थी। तभी उसने मेरी तरफ देखा और एक ऐसी बात कह दी जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह बोली, सुनो, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ इसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। एक तरफ मैं पूरे 1 साल का रेंट भरने वाला था और दूसरी तरफ वह मुझे अपने साथ रहने के लिए कह रही थी। मेरी प्रतिक्रिया देखकर वह थोड़ा असहज हो गई। फिर तुरंत बोली, ज्यादा मत सोचो। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर तुम यहीं रहोगे तो मेरे काम बेहतर तरीके से संभाल पाओगे। आखिर तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर और असिस्टेंट हो। हम दोनों उसी समय शिफ्ट होने की तैयारी में लग गए। मैंने अपना सामान गाड़ी में रखा और फिर हम दोनों नए अपार्टमेंट की तरफ निकल गए। वहां पहुंचकर उसने प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उन पर साइन किए और अपार्टमेंट की चाबी अपने पास रख ली। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद मुझे लगा कि अब वह मुझे फिर से बाहर खाना लाने के लिए भेजेगी। लेकिन इस बार उसने मुझे हैरान कर दिया। जब उसने खाना टेबल पर लगाया और मैंने पहला निवाला खाया तो मैं सच में प्रभावित हो गया। मैंने उसकी कुकिंग की खुलकर तारीफ की। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने बताया कि विदेश में पढ़ाई के दौरान उसने खुद अपने लिए खाना बनाना सीखा था। खाना खाते खाते मैंने मजाक में कहा, बॉस, भविष्य में जो भी आपसे शादी करेगा वो बहुत भाग्यशाली होगा। मेरी बात सुनते ही वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने नजरें झुका लीं और जैसे किसी सोच में खो गई। लेकिन असली हलचल अगली सुबह हुई। हम दोनों जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले, हमेशा की तरह लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। लेकिन मेरी नजर सीधे सामने खड़े चू जिहाओ पर पड़ी। सफेद सूट पहने वह सीधे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। फिर ठंडे लहजे में बोला, आगे से लैंग शुए से थोड़ा दूरी बनाकर रखना। उसकी बात सुनकर मैं कुछ कह पाता, उससे पहले बॉस लैंग बीच में आ गई। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बस करो शूजिहाओ। शूजिहाओ हल्की मुस्कान के साथ वहां से चला गया। लेकिन माहौल थोड़ा भारी छोड़ गया। कैबिन में पहुंचने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, बॉस लैंग, वो कौन था? उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, शूजिहाओ, मेरे डैड ने उसे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बनाकर भेजा है। कॉलेज में वह मेरे साथ पढ़ता था। उनकी बात सुनकर मैं कुछ देर चुप रहा, फिर पूछ ही लिया, तो क्या आप दोनों काफी करीब हैं? मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? मैं तुरंत नजरें चुराने लगा और बात बदलने की कोशिश करने लगा। तभी बिना नॉक किए शूजिहाओ फिर कैबिन में आ गया। बॉस लैंग ने उसे टोकते हुए कहा, अंदर आने से पहले नॉक करना सीखो। उसने औपचारिक माफी मांगी और बोला,
आज शाम 7 बजे एक बिजनेस कॉकटेल पार्टी है। तुम कंपनी में नई हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। प्रोफेशनल कारणों से बॉस लेंग ने पार्टी में जाने की बात मान ली, लेकिन जब उसने कहा कि वह उन्हें पिक करने आएगा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। शू जिहाओ के जाने के बाद मेरा मन और भी बेचैन हो गया। मैं कैबिन से बाहर निकलकर कॉरिडोर में आ गया। तभी मेरे फोन पर बॉस लेंग के छोटे भाई का कॉल आया। उसने पूछा, क्या शू जिहाओ कंपनी में आ गया है? मैंने हाँ कहा तो वह तुरंत बोला, उससे सावधान रहना। कॉलेज में उसने 3 साल तक मेरी बहन का पीछा किया था, लेकिन दीदी ने कभी उसे भाव नहीं दिया। हमारी मॉम उसे सिर्फ इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि वह अमीर परिवार से है। मैं ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने कहा, और अब मुझसे यह मत कहना कि तुम्हें मेरी दीदी में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछली बार दीदी सिर्फ तुम्हारी वजह से रोई थी। अगर तुम अब भी उनकी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हो तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। अच्छे से संभालना, रखता हूं। उसने फोन काट दिया। मैं परेशान होकर काम कर रहा था। तभी सहकर्मी लड़की आई और बोली, क्या हुआ? कीबोर्ड को इतने जोर से क्यों पीट रहे हो? मूड खराब है क्या? मैंने कहा, नहीं तो। वो मुस्कुराई, झूठ मत बोलो, तुम्हारी नाराजगी चेहरे पर साफ दिख रही है। और वो चली गई। मैं सोच में डूबा था। तभी अचानक बॉस पीछे आकर बोली, क्या सोच रहे हो? मैं चौंक गया। बॉस, आप पार्टी में नहीं गई? वो बोली, अभी जा रही हूं। तुम भी सामान समेटो और मेरे साथ चलो। मैंने पूछा, मुझे भी आना होगा? वो मुस्कुराई, बिल्कुल, तुम मेरे ड्राइवर जो हो। मैंने कहा, अच्छा। रास्ते में मैंने उनसे पूछा, मैम, वो लड़का, क्या पहले आप दोनों का कोई रिश्ता था? वो बोली, हाँ, वो मेरे पीछे पड़ा था। मैं समझ गया, ये तो उसके भाई ने भी बताया था। बॉस ने पूछा, वैसे तुम्हें वो कैसा लगा? मैंने कहा, ठीक ही है, हैंडसम है, अमीर है। बॉस ने पूछा, तो क्या मुझे हाँ कर देना चाहिए? मैंने तुरंत मना किया, नहीं, आपको मना कर देना चाहिए, वो बहुत बनावटी लगता है। वो मुस्कुराई, हाँ, पर वो तुमसे ज्यादा बदला लेने वाला तो नहीं है। मैं घबरा गया, मैम, वो बस एक गलतफहमी थी, बार बार वो बात मत लाइए। वो धीरे से मुस्कुराई। गाड़ी रोककर मैंने कहा, मैम, हम पहुंच गए। वो बोली, ठीक है, उतरो। हम हॉल में गए। मैं थोड़ा नर्वस था। तभी सामने से वो सोने जैसे बालों वाला लड़का मुस्कुराता हुआ आया। लेंग शुए, तुम यहाँ कैसे? फिर मुझे देखकर चिढ़ा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बॉस मुझे कुछ नया सिखाने साथ लाई हैं, कोई दिक्कत है? उसने मुझे इग्नोर किया और बॉस से बोला, लेंगे शुए, आगे बड़े अधिकारी बैठे हैं, चलो उनसे मिलते हैं। फिर मेरी तरफ देखकर कहा, तुम यहीं घूम लो, हम काम की बात करने जा रहे हैं, तुम साथ मत आना। बॉस ने तुरंत टोका, नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगा। वो चौंक गया और मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। वो चिढ़कर सोचने लगा कि ये मामूली लड़का इसके किस काम का है। आज की 20 मिलियन की डील इसी बात पर टिकी है। बॉस ने साफ कहा, मैंने कह दिया, वो मेरा आदमी है, मैं उसे साथ लाई हूं तो मेरी अपनी वजह है। वो लड़का झल्लाया, ठीक है, पर इसे कहो शांत रहे, हम आगे बढ़ें। बॉस ने हाथ मिलाया, नमस्ते सर, एक अधिकारी ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस इतनी युवा होंगी। तभी मेरी नजर दूसरे पर पड़ी, वांग अंकल। वो मोटे अधिकारी चौंके, अरे छोटे शैन, तुम यहाँ? मैं सिर खुजलाने लगा। वो, मैं बॉस के साथ काम से आया हूँ। वो लड़का हैरान हुआ, वांग सर, आप इसे जानते हैं? वांग सर हाँ से, अरे, ये शहर के सबसे बड़े येशी ग्रुप के मालिक का बेटा है, तुम्हें नहीं मालूम? वो लड़का सन्न रह गया, येशी ग्रुप? बॉस भी मुस्कुराने लगी। वांग सर ने पूछा, छोटे शैन, तुम इस कंपनी में नौकरी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, मैं खुद के दम पर कुछ सीखना चाहता हूँ। वो बोले, बहुत अच्छे। बॉस ने बात संभाली, सर, तो क्या हम डील की बात शुरू करें? उन्होंने कहा, हाँ, चलो वहां बैठते हैं। टेबल पर बॉस ने पूछा, वांग सर, सुना है आप नए पार्टनर की तलाश में हैं? उन्होंने कहा, हाँ, पिछली कंपनी के साथ दिक्कत हो गई थी, अभी 20 मिलियन का शॉर्टफॉल है। बॉस मुस्कुराई, ये तो अच्छा है, हमारी कंपनी तैयार है, क्या आप हमारे साथ काम करेंगे? वांग सर बोले, बिल्कुल, हम आपको 10% प्रॉफिट ज्यादा देंगे और आगे काम बढ़ाएंगे। बॉस खुश हुई, थैंक यू सर, पर क्या आपकी कोई शर्त है? वांग सर मुस्कुराए, नहीं नहीं, बस छोटे शैन से कहना पापा के सामने हमारे लिए 2 अच्छे शब्द कह दे, हमारा ध्यान रखे। मैंने हंसकर कहा, अरे कोई बात नहीं वांग अंकल, मैं पापा से बात कर लूंगा। वो खुश हो गए। बॉस उठी, तो वांग सर, डील पक्की। बाद में हम ट्रिप पर आए। मैं बारबेक्यू पर मीट ग्रिल कर रहा था। गाड़ी में बॉस ने मुझसे कहा था, वो लड़का खुद को शातिर समझता था, पर उसे नहीं पता था कि तुम बाजी मार लोगे। फिर पूछा, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, बुरा लगा? मैंने कहा, आपके बिना भी वो डील हो जाती मैम। वो मुस्कुराई, चलो समझदार हो। तभी अचानक सहकर्मी लड़की आई, अभी तक देख ही रहे हो, मीट जल गया। मैं हड़बड़ाकर मीट पलटने लगा। वो हंसी, क्या चुपके से बॉस को देख रहे थे? देखना है तो सामने से देखो। मैंने मसाला उठाया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम के बारे में सोच रहा था। वो बोतल देखकर जोर से हंसी, झूठ मत बोलो, मसाले की बोतल ही उल्टी पकड़ी है। मैं शर्मिंदा हो गया। वो हंसती रही। तभी वो लड़का फलों की प्लेट लेकर बॉस के पास पहुंचा, लेंगे शुए, तुम्हारे लिए फल लाया हूं, खाकर देखो। बॉस ने बिना देखे कहा, जरूरत नहीं, तुम खुद खा लो। वो उदास हुआ, ठीक है, मैं दूसरों की मदद करता हूं। वो चला गया। दूर से देखकर बॉस का भाई हंसा। मेरी बहन ने साफ मना किया, फिर भी बाज नहीं आता, बेशर्म है। वैसे वो यहाँ क्यों आया? मैंने पूछा, वो यहाँ क्या कर रहा है? उसने जूस पीते हुए कहा, वो तुम्हारी मदद करने आया है। मैंने पूछा, मेरी मदद? किस लिए? उसने सीरियस होकर कहा, नाटक बंद करो भाई, तुम्हें नहीं पता मेरी बहन के मन में क्या है, साफ बता दूं? मैंने पूछा, क्या चल रहा है? उसने कहा,
सच ये है कि मेरी बहन तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती है। कॉलेज में मैंने उसकी दराज में तुम्हारे लिए लिखे लव लेटर्स देखे थे। मेरे होश उड़ गए। लव लेटर्स? उसने कहा। हाँ, वो तुम्हारी वजह से ही यहाँ रुकी है, वरना कब की चली गई होती। वो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ है। फिर उंगली उठाकर बोला, अगर अब भी कदम नहीं उठाया तो उसे हमेशा के लिए खो दोगे। मैंने पूछा, पर क्यों? उसने कहा, वो 28 की हो चुकी है। माँ शादी का दबाव बना रही हैं। वो बहाने बना रही है, पर कुछ दिनों में माँ खुद आकर उसे ले जाएंगी और जबरदस्ती शादी करा देंगी। इसलिए भाई, एक्टिव हो जाओ। ये मीट खुद जाकर उसे खिलाओ। ये मत कहना भाई ने मदद नहीं की। मैं मीट लेकर शर्माते हुए बॉस की तरफ बढ़ा। पास जाकर नर्वस होकर कहा, बॉस ये लीजिए, खाकर देखिए। उन्होंने खाया, स्वाद चखा, फिर मुस्कुराई। हाँ, टेस्ट अच्छा है। तभी सहकर्मी लड़की चिल्लाई, चलो सब, गेम का टाइम हो गया। सब घेरा बनाकर बैठ गए। बीच में बोतलें थीं। मैं और बॉस भी बैठ गए। सहकर्मी लड़की बोली, आज हम ट्रूथ और डेयर खेलेंगे। बोतल जिसकी तरफ रुकेगी उसे सच बताना होगा या टास्क करना होगा। सब चिल्लाए, हाँ मजा आएगा। उसने बोतल घुमाई। वो बॉस के भाई पर रुकी। वो मुस्कुराया। लड़की बोली, लेंगे भाई, ट्रूथ या डेयर? उसने कहा, मैं डेयर चुनता हूं। लड़की बोली, तो किसी भी लड़की के सामने जाकर फ्लर्ट करो। सब शोर मचाने लगे। वो उठा और सहकर्मी लड़की के सामने गया। आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम्हें मालूम है मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? वो शर्माई। ए पॉजिटिव? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम मेरी मनपसंद हो। सब जोर से हंसने लगे। लड़की चिल्लाई, भागो यहां से। सब मजे ले रहे थे। लड़की बोली, चलो अब अगला नंबर। बोतल घूमी और बॉस की तरफ रुकी। सब शांत हो गए। लड़की बोली, बॉस। बॉस मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मैं ट्रूथ चुनती हूं। पूछो। लड़की ने नर्वस होकर पूछा, मैम, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे आप पसंद करती हैं? सब देखने लगे। बॉस ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, हाँ है। बॉस ने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं उसे बहुत लंबे समय से पसंद करती हूं, बस उसे अंदाजा ही नहीं है। लड़की बीच में आई, वाह, पता नहीं वो खुशकिस्मत कौन है। खैर, अगला राउंड। बोतल घूमी और मेरी तरफ रुकी। सब हंसने लगे। मैं घबरा गया। लड़की बोली, शैन, तुम्हारी बारी। ट्रूथ या डेयर? मैंने बॉस की तरफ देखा। मैं ट्रूथ चुनता हूं। लड़की ने पूछा, तो बताओ, क्या तुम भी किसी को पसंद करते हो? मेरे हाथ पांव कांपे। हाँ, करता हूं। सब चिल्लाए, कौन है? नाम बताओ। लड़की ने सबको शांत किया। रुको, एक एक करके। शैन। क्या वो लड़की अभी यहां मौजूद है? मैंने बॉस को देखा। हाँ, यहीं है। लड़की ने पूछा, क्या तुमने कभी उसके साथ अकेले डिनर किया है? मैंने कल का दिन याद किया। हाँ, किया है। लड़की ने पूछा, क्या तुमने उसे कोई गिफ्ट दिया है? मैंने उस अफ्रीकन स्टार को याद किया। हाँ, समझो दिया ही है। लड़की ने पूछा, तो क्या उसने वो गिफ्ट रखा? मैंने कहा, हाँ, रख लिया। लड़की ने आखिरी सवाल पूछा, शैन, बस ये बताओ, तुम्हें उससे प्यार कब हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए बॉस को देखा। मुझे खुद नहीं मालूम कब हुआ, पर हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बॉस ने शर्माकर आंखें बंद कर लीं। सब चिल्लाने लगे और वो लड़का गुस्से में टिश्यू पेपर फाड़ने लगा। लड़की ने ताली बजाई। चलो अगला राउंड। बोतल घूमी और फिर मेरी तरफ आई। सब हंसे। मैं हैरान रह गया। लड़की बोली, आज तुम्हारा दिन खराब है शैन, इस बार तुम्हें डेयर करना होगा। तैयार हो? मैंने कहा, हाँ। उसने फोन देखा। तो तुम्हारा डेयर ये है कि तुम्हें अपने राइट साइड बैठी लड़की की आंखों में पूरे 30 सेकंड तक देखना होगा। तभी उसने अचानक अपने फोन में टाइमर चालू किया और एक अजीब सी शर्त रख दी। उसने कहा कि तुम्हारे दाहिनी तरफ जो भी खड़ा है, तुम्हें पूरे 30 सेकंड तक बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखना होगा। अब यार, मेरे दाहिनी तरफ कोई आम लड़की नहीं, बल्कि मेरी कड़क बॉस गू लेंगशुए खड़ी थी। ये सुनते ही मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए उनसे पूछा, लॉन्ग जोंग, क्या आप इस गेम के लिए तैयार हैं? उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखने के बजाय अपनी आंखें चुरा लीं और उनके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। टैमी के स्टार्ट कहते ही हम दोनों घास पर आमने सामने बैठ गए। अब मेरा असली इम्तिहान शुरू हो चुका था। हवा में एक अजीब सा सस्पेंस घुल गया था। मैं उनकी गहरी कत्थई आंखों में झांकने लगा। जैसे जैसे सेकंड बीत रहे थे, मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। लंगशुए भी बिना पलक झपकाए मुझे बहुत संजीदगी से देख रही थीं। जैसे ही टैमी ने मुस्कुराते हुए फोन की स्क्रीन दिखाई कि 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं, मैंने राहत की सांस ली और तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लीं। वह भी शर्माते हुए अपने खूबसूरत बालों को कान के पीछे समेटने लगी। उसी रात दूर कैंप फायर के पास सब लोग मजे कर रहे थे, लेकिन मैं एक लकड़ी के लट्ठे पर अकेला बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। मेरे दिमाग में बस वही सुबह वाला सीन घूम रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर उन्होंने उस गेम के लिए हाँ क्यों कहा। क्या यह सिर्फ रूल था या कुछ और? तभी अचानक पीछे से एक सुरीली आवाज आई, अकेले पीने में कोई मजा नहीं है। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो लेंगशुए हाथ में वाइन ग्लास लिए खड़ी थीं। मैंने आसमान के तारों को देखते हुए पूछा, लॉन्ग जोंग, आप वहां सबके साथ गाने क्यों नहीं गईं? उन्होंने कहा, मुझे नहीं आता। मैंने फिर पूछा, और डांस? उन्होंने फिर मना कर दिया। इस पर मैंने उत्सुकता से पूछ लिया, तो फिर आप ऑफिस के बाद आखिर करती क्या हैं? वो थोड़ा और मेरे करीब झुकती हैं और अपनी उस कातिलाना मुस्कान के साथ कहती हैं, गेम्स खेलती हूँ और तुम्हें परेशान करती हूँ। उनकी इस बेबाकी पर मैं बस मुस्कुराकर यही कह पाया, आप सच में बहुत ईमानदार हैं। इसके बाद हम दोनों आग के सामने बैठ गए। अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, ये चैन, क्या तुमने आज जो बातें कही थीं वो सच थीं? मैंने हैरान होकर पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने अपना वाइन ग्लास मेरे चेहरे के करीब लाया और सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वो सच जो तुमने ट्रूथ एंड डेयर में कहा था कि तुम्हें कोई पसंद है।
क्या तुम जानते हो कि मैं आज जिसके बारे में बात कर रही हूँ वह कौन है? मेरी धड़कनें फिर से बढ़ गईं। मैंने घबरा कर पूछा, कौन? और उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आने लगीं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हमारी सांसें आपस में टकराने लगीं और हम बिल्कुल करीब आ चुके थे कि तभी हमारा वही कबाब में हड्डी दोस्त जेडन बीच में कूद पड़ा और चिल्लाया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों झटके से पीछे हट गए। जेडन शरारत से उंगली दिखाकर हंसने लगा, कहीं तुम दोनों? लेंगशुए का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से लाल होकर चिल्लाई, अपना मुंह बंद रखो। जादेन डरकर अपना मुंह छुपाने लगा और हाथ हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम दोनों जारी रखो, और वहां से भाग गया। माहौल फिर से शांत हुआ तो उन्होंने थोड़ा उदास होकर मुझसे पूछा, तुम पर मेरे अभी कितने अफ्रीकन स्टार्स बाकी हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी 992 बाकी हैं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, यह बहुत धीमा है। मैंने पूछा, तो फिर आप क्या चाहती हैं? वो अचानक खड़ी हो गई और बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे किसी और तरीके से चुकाओ। मैंने पूछा, किस तरीके से? और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मेरे पास झुकती हैं, मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेती हैं और सीधे मेरे होठों को चूम लेती हैं। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और मैं इस अचानक मिले सरप्राइज से पूरी तरह सुन्न हो गया। तभी अचानक मेरी आंख खुली और मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मैंने अपने होठों को छुआ और उस खूबसूरत पल को याद करके मुस्कुराने लगा। तभी बगल में रखे फोन पर मैसेज की घंटी बजी। लेंगशुए का मैसेज था, क्या तुम सो गए? मैंने तुरंत टाइप किया, अभी नहीं। वो भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई फोन देख रही थी। उन्होंने पूछा, क्या दिन में तुमने जिस इंसान के बारे में कहा था वो मैं हूँ? मेरे गाल लाल हो गए और मैंने लिख दिया, हाँ। उन्होंने फिर पूछा, तो क्या तुम जानते हो कि मैं आज किसके बारे में बात कर रही थी? मैंने लिखा, हाँ मुझे पता है। लेंग फेंग ने मुझे सब बता दिया था। ये पढ़ते ही वह चिढ़ गई और मैसेज किया, जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो तुम खुद मुझसे इजहार क्यों नहीं करते? मैंने थोड़ा गंभीर होकर लिखा, मुझे डर लगता है क्योंकि पिछली बार उस अफ्रीकन स्टार वाले वाकये की वजह से मुझ में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। ये देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने टाइप किया, हमारी मिस अब तुम्हें खुद को सुधारने का एक मौका दे रही हैं। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसा मौका? और जो मैसेज आया उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। स्क्रीन पर लिखा था, मुझसे शादी कर लो। मैं अपने कमरे में जोर से चीखा, शादी? उन्होंने मैसेज में बताया कि उनकी माएँ पिछले 2 दिनों से उनके लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं और कल ही कोई उन्हें देखने आने वाला है, इसलिए कल उनकी माएँ को संभालने का काम अब मेरा था। उन्होंने लिखा, कल अच्छा प्रदर्शन करना। मैं फोन की रोशनी में पूरी तरह घबरा गया और सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। अगले दिन मैं पूरी तरह नर्वस होकर उनके अपार्टमेंट के दरवाजे रूम नंबर 310 के सामने खड़ा था। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा खुलते ही सामने नीली ड्रेस में लेंगशुए खड़ी थीं। उन्होंने अपनी घड़ी देखी और कहा, तुम आधा घंटा जल्दी आ गए। मेरे हाथों में 2 गिफ्ट बॉक्स थे। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डर क्यों रहे हो? तुम मेरी माँ से पहली बार थोड़ी ही मिल रहे हो। मैंने कहा, इसीलिए तो और ज्यादा डर लग रहा है। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैं दबे पांव अंदर आया और गिफ्ट टेबल पर रख दिए। फिर सोफे पर बिल्कुल सीधा बैठ गया। वो मेरे बगल में बैठी और मुझे तसल्ली देते हुए बोली, चिंता मत करो, माँ हमेशा मेरे भाई के सामने तुम्हारी तारीफ करती थी, सब ठीक होगा। तभी अचानक डोरबेल बजी और मैं झटके से खड़ा हो गया। लेंगशुए मेरी हालत देखकर धीरे से हंसी और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खुला तो सामने उनकी माँ खड़ी थीं, जो काफी मॉडर्न और खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने लेंगशुए को थोड़ा डांटते हुए कहा, इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? अंदर क्या कर रही थीं? लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वह खुशी से बोली, स्याओ ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते आंटी, बहुत दिनों बाद देखना हुआ। वह खुश होकर अंदर आई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, स्याओ ये तो और भी ज्यादा हैंडसम हो गया है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, आंटी आप अभी भी बहुत जवान दिखती हैं, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। वह खुश होकर मेरा हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, तुम थोड़े पतले हो गए हो, क्या काम का बहुत प्रेशर है? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं आंटी सब ठीक है। वह मुझे खींचकर सोफे पर बैठा लेती हैं और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर पूछती हैं, स्याओ ये तुम आजकल किस कंपनी में काम कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, ग्यू कॉर्पोरेशन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ये सुनकर वह चौंक गई और लेंगशुए की तरफ देखकर बोली, लेंगशुए तो क्या ये तुम्हारा जूनियर है? लेंगशुए ने धीरे से कहा, हाँ। लेंगशुए चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गईं। आंटी ने फिर पूछा, तो क्या तुम दोनों का रोज मिलना होता है? लेंगशुए चाय की चुस्की ले रही थीं और मैंने मुस्कुराकर कहा, लॉन्ग जॉन्ग मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आंटी मुस्कुराईं और मेरे माता पिता के बारे में पूछने लगीं। मैंने बताया कि वे बिल्कुल ठीक हैं और पिछले महीने ही घूमने गए थे। ये सुनकर आंटी खुश हो गईं। फिर अचानक उन्होंने कहा, वैसे तुम्हारी माँ पिछली बार मुझसे कह रही थीं कि उन्हें पोता पोती चाहिए। ये सुनते ही चाय पी रही लेंगशुए को जोर की खांसी आ गई। आंटी ने फिर मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हम दोनों एकदम चुप हो गए। ये देखकर आंटी हंसने लगी और बोली, अभी भी इतने शर्मीले हो? चलो मैं तुम्हारी एक अच्छी लड़की से पहचान करवाती हूँ। मेरी सहेली की बेटी बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी है। बस ये सुनते ही लेंगशुए से रहा नहीं गया। वह तुरंत सोफे से उठी, सीधे मेरे पास आईं और मेरा हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। आंटी यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गईं। लेंगशुए ने पूरी गंभीरता से अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। सच में हमें काफी समय हो चुका है। आंटी ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। स्याओ ये क्या ये सच है? मैंने लेंगशुए की तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए पूरा भरोसा था। मैंने भी हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ आंटी ये सच है, मैं लेंगशुए से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही आंटी का चेहरा खुशी से खिल उठा।
वह तालियां बजाकर हंसने लगी और बोली, मुझे तो पहले से ही पता था, तुम दोनों जब छोटे थे तभी मैंने ताड़ लिया था। मेरी बेटी हमेशा तुम्हें चुपके से देखा करती थी। यह सुनते ही लेंगशुए का पूरा चेहरा लाल हो गया। माँ, आंटी हंसते हुए बोली, अब तो मान गई ना। आखिरकार मैंने ही उसे जन्म दिया है, मुझे सब पता रहता है। लेंगशुए शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा लेती हैं और मैं बस मुस्कुराने लगता हूँ। कुछ देर बाद आंटी अपना पर्स उठाती हैं और खड़ी हो जाती हैं। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं पूछना, तुम दोनों समझदार हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। लेंगशुए हैरानी से पूछती हैं, माँ, क्या आप मुझे अब उस रिश्ते के लिए मजबूर नहीं करेंगी? आंटी हंसते हुए कहती हैं, कैसा रिश्ता? जब तुम्हें अपनी पसंद का लड़का मिल गया है तो मैं क्यों बीच में आऊंगी? शाओ, ये बहुत अच्छा लड़का है। वो जाने के लिए मुड़ती हैं तो मैं कहता हूँ, आंटी आप इतनी जल्दी जा रही हैं, थोड़ा और बैठिए ना। आंटी मुस्कुराकर कहती हैं कि उन्हें अपनी सहेलियों से मिलने जाना है। फिर दरवाजे पर रुककर प्यार से कहती हैं, सियाओ, ये वीकेंड पर घर आना, मैं तुम्हारे लिए खास सूप बनाऊंगी। मैं खुशी खुशी हाँ कर देता हूँ। दरवाजा बंद होते ही हम दोनों वापस सोफे पर बैठ जाते हैं। मैं राहत की सांस लेकर पूछता हूँ, लेंगशुए, क्या आंटी सच में हमारे रिश्ते के लिए मान गई? वह मेरी तरफ मुड़ती हैं और अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे देखते हुए पूछती हैं, क्यों, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मैं घबराकर तुरंत हाथ हिलाता हूँ, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बस यकीन नहीं हो रहा कि यह सब इतनी जल्दी हो गया। वो मुस्कुराते हुए मेरे हाथों को थाम लेती हैं। तो अब यकीन हुआ? हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल वो मेरे गले लग जाती हैं और मेरे कंधे पर सिर रखकर धीरे से कहती हैं, तो अब तुम्हें मुझे डेट पर ले जाना होगा। मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ, डेट? कहाँ जाना है? वो तुरंत खुश होकर कहती हैं, कल तुम मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले चलोगे। अगले ही दिन हम दोनों हाथों में हाथ डाले मॉल में घूम रहे थे। इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में बैठे जहाँ लेंगशुए अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, आ करो। मैं थोड़ा शर्माया, लेकिन उनकी मुस्कान देखकर अपना मुंह खोल ही दिया और आखिर में हम दोनों अम्यूजमेंट पार्क के सबसे बड़े रोलर कोस्टर पर बैठे थे। जैसे ही रोलर कोस्टर तेजी से नीचे गिरा, लेंगशुए खुशी से अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाने लगी, जबकि मैं डर के मारे जोर जोर से चीख रहा था। लेकिन जो भी हो, बॉस के साथ शुरू हुआ यह सफर अब मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और यादगार रिश्ते में बदल चुका था। रोलर कोस्टर का सफर खत्म होते ही उसने तुरंत फोन निकाला और बोली, चलो एक सेल्फी लेते हैं। मैं उसके पास गया और हमने उस पल को कैमरे में कैद कर लिया। फिर हम चेरी ब्लॉसम के फूलों से सजे रास्ते पर हाथ पकड़कर दौड़ने लगे। उड़ती पंखुड़ियों और उसकी हंसी ने उस पल को और खूबसूरत बना दिया। कुछ देर बाद हम एक कपड़ों के शोरूम में थे। लेंगशु गुलाबी ड्रेस पहनकर बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, कैसी लग रही हूँ? मैंने थम्स अप दिखाया, बहुत खूबसूरत। इसके बाद हम मूवी देखने गए। अंधेरे हॉल में मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। घर लौटने के बाद उसने कहा, अब हमारी शादी तय हो गई है, इसलिए दोनों परिवार साथ में डिनर करेंगे। मैं चौंक गया, दोनों परिवार? हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा भी आएंगे। ये सुनते ही मैं घबरा गया और तुरंत पापा को फोन लगाने बालकनी में चला गया। फोन उठते ही मैंने कहा, पापा, मैं और ग्यू लेंगशु अब साथ हैं। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने पूछा, लेंगशु, लेंग झेंडोंग की बेटी? जी। अगले ही पल वह जोर से हंस पड़े, वाह बेटा, बूढ़े लेंग की बेटी को पटा लिया। मैं हैरान रह गया, आपको कोई आपत्ति नहीं है? उन्होंने हंसते हुए कहा, क्यों होगी, लेंग मेरा पुराना दोस्त है, उसकी बेटी को बचपन से जानता हूँ, वह हमारे परिवार के लिए बिल्कुल सही है। मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया। मैंने पूछा, इस वीकेंड डिनर है, आप और मम्मी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, तेरी माँ तो कब से पोता पोती का इंतजार कर रही है। पापा, अभी शादी भी नहीं हुई, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। मैं मुस्कुराते हुए वापस आया। लेंगशु ने पूछा, पापा ने क्या कहा? मैंने मजाक में कहा, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी औकात से बड़ी छलांग लगा दी। वह मुस्कुराई, ऊंची छलांग अच्छी होती है, इससे पता चलता है कि पसंद कितनी अच्छी है। मैं बस उसे देखता रह गया। आखिरकार वह वीकेंड भी आ गया। हम दोनों एक शानदार रेस्तरां के कॉरिडोर से गुजर रहे थे। मैंने ब्लैक सूट पहना था और लेंगशु लेवेंडर गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने पूछा, नर्वस हो? बिल्कुल नहीं। तो बार बार बाल क्यों ठीक कर रही हो? यहाँ हवा चल रही है। मैं हंस पड़ा, पूरा कॉरिडोर बंद है, हवा कहाँ से आएगी? वह मुझे घूरने लगी और मैं मुस्कुराने लगा। तभी जेडन सामने से आता हुआ बोला, ओहो, दूल्हा दुल्हन खुद स्वागत कर रहे हैं। हम दोनों एक साथ बोले, अपना मुंह बंद रखो। तभी मेरे मम्मी पापा भी वहां पहुंच गए। मम्मी ने लेंगशु को देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया। लेंगशु, तुम तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। नमस्ते आंटी। मम्मी हंस पड़ी, अब भी आंटी कहोगी? पापा ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा धीरे, कहीं बच्ची डर न जाए। मम्मी बोली, जब ये छोटी थी तभी मैंने कह दिया था कि एक दिन ये हमारी बहू बनेगी। तभी कमरे के दरवाजे खुले और अंकल लेंग अंदर आए। पापा आगे बढ़े और दोनों पुराने दोस्तों की तरह गले मिले। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। हाँ, और आज तो खुशी का मौका भी है। दोनों हंसते हुए अंदर चले गए। डिनर टेबल पर माहौल काफी खुशनुमा था। मम्मी और सासू माँ पुरानी यादों में खोई हुई थीं। मैं लेंगशु और जेडन के बीच बैठा था। जेडन मेरे कान के पास आकर बोला, जीजा जी, देख रहे हो, दोनों डैड तो सगे भाइयों जैसे लग रहे हैं। वैसे आप इतने नर्वस क्यों हो? मैंने तुरंत कहा, मैं नर्वस नहीं हूँ। जेडन हंस पड़ा और मेरे कप की तरफ इशारा करते हुए बोला, अच्छा, फिर हाथ क्यों कांप रहे हैं? मैंने झट से हाथ टेबल के नीचे कर लिया। तभी लेंगशु ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी सारी घबराहट गायब हो गई। तभी अंकल लेंगे खड़े हुए और अपना ग्लास उठाकर बोले, आज की दावत मेरी तरफ से है। लेंगशु बचपन से ही बहुत चुनिंदा रही है। मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि इसे इसके लायक कोई मिलेगा भी या नहीं, लेकिन खुशी है कि इसने आखिरकार मेरे पुराने दोस्त के बेटे को चुना। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा,
वैसे दोस्त, तुम्हारा बेटा सीधा सादा तो है ना? पापा भी हंस पड़े। सीधा कहाँ है, बड़ा शरारती है। अंकल लेंग ने सिर हिलाया। शरारती बच्चे ही आगे चलकर कुछ बड़ा करते हैं और तुम्हारी परवरिश पर मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं इस रिश्ते को दिल से मंजूरी देता हूँ। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मम्मी बोली, देखा, हमारे समधी ऊपर से सख्त हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। सासू माँ हंसकर बोली, सही कहा, जब श्याओ ये छोटा था तब भी इन्हें बहुत पसंद था। अंकल लेंगे हल्का सा मुस्कुराए। चलो अब पुरानी बातें छोड़ो और खाना खाओ। दोनों माताओं ने अपने ग्लास टकराए और बोली, तो ये रिश्ता पक्का हुआ। पूरे टेबल पर खुशी की लहर दौड़ गई। खाना खत्म होने के बाद हम सब रेस्तरां के बाहर खड़े थे। रात का नजारा बेहद खूबसूरत था। सासू माँ ने लेंगशु का हाथ पकड़कर कहा, बेटा श्याओ ये का ध्यान रखना। लेंगशु मुस्कुराई, मम्मी मैं रखती हूँ, मम्मी ने तुरंत कहा, और उस पर ज्यादा रौब मत झाड़ना। ये सुनकर सब हंस पड़े। फिर लेंगशु ने मेरी तरफ देखा और बोली, वह मुझसे डरता नहीं, बस मेरी इज्जत करता है। मम्मी ये सुनकर और खुश हो गई। तभी अंकल लेंगे मेरे पास आए और कंधे पर हाथ रखकर बोले, श्याओ ये मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। अगर उसे कभी दुख दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी आवाज़ सख्त थी लेकिन आंखों में एक पिता का प्यार साफ दिख रहा था। मैंने सिर हिलाकर कहा, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। फिर मैं उन्हें गाड़ी तक छोड़ने गया। मैंने कहा, अंकल लेंगे। वो मुस्कुराए, अभी भी अंकल? मैं थोड़ा झिझका, फिर बोला, डैड। ये सुनते ही वो जोर से हंस पड़े। उन्होंने एक लाल लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। इसे रख लो, मेरी तरफ से शगुन है। मैंने मना करना चाहा लेकिन उन्होंने कहा, जब डैड दे रहे हैं तो बिना बहस के रख लो। आज से मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने पूरे भरोसे से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। गाड़ियां धीरे धीरे वहां से रवाना हो गईं। जेडन ने अपनी कार की खिड़की से सिर निकालकर चिल्लाया, जीजा जी याद रखना, शादी में बेस्ट मैन मैं ही बनूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है भाई, अब निकलो यहाँ से। वह हंसता हुआ चला गया। अब वहां सिर्फ मैं और लेंगशु रह गए थे। हम दोनों सड़क के किनारे धीरे धीरे चलने लगे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में हमारे साए एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे थे। मैंने उसका हाथ थामकर पूछा, लेंगशु क्या ये सब सच में हो रहा है? मुझे अभी भी सपना लग रहा है। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम फिर शुरू हो गए? मैंने कहा, बस यकीन नहीं हो रहा। उसने अचानक मेरे हाथ पर हल्का सा पिंच किया। आह, ये क्या था? वो हंस पड़ी। दर्द हुआ? हाँ, तो फिर ये सपना नहीं है बुद्धू। हम दोनों चलते चलते नदी के किनारे बने ब्रिज पर पहुंच गए। नीचे पानी में शहर की रोशनियां चमक रही थीं। धीरे से बोली, 10 अक्टूबर। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। उसने शरारती अंदाज में पूछा, किस बात का? मैं उसके करीब आया और बोला, तुम्हें हमेशा के लिए अपनी दुल्हन बनाने का। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वक्त तेजी से बीत गया और देखते ही देखते शादी का दिन करीब आ गया। एक दिन मैं ब्राइडल बुटीक में खड़ा था। तभी चेंजिंग रूम का पर्दा खुला और लेंगशु सफेद वेडिंग गाउन में बाहर आई। उसे देखते ही मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, कैसी लग रही हूँ? मेरी जुबान से बस इतना निकला, बहुत खूबसूरत। वह शर्मा कर मुस्कुरा दी। फिर मेरे पास आकर बोली, चलो अब शादी करते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, चलो। आखिरकार वह खास दिन भी आ गया। चर्च सफेद फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। चारों तरफ मेहमान बैठे थे और माहौल खुशियों से भरा था। मैं और लेंगशु हाथों में हाथ डाले रेड कारपेट पर आगे बढ़ रहे थे। हर तरफ तालियां गूंज रही थीं। जेडन भी पूरे जोश में खड़ा होकर हमारा हौसला बढ़ा रहा था। हम दोनों वेदी के सामने आकर रुक गए। लेंगशु ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। उसने धीमी आवाज में पूछा, ये चेन, आज के बाद तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना? मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कभी नहीं। अब मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ है। अगले ही पल पादरी के आशीर्वाद के बीच हमने अपने रिश्ते को हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया और हमारे नए सफर की शुरुआत हो चुकी थी। बॉस और कर्मचारी के रिश्ते से शुरू हुई यह कहानी अब हमेशा के लिए प्यार और विश्वास के बंधन में बदल चुकी थी।